नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 6, मनोविकृतियाँ। मनुष्य के असामान्य व्यवहार को ही मनोविज्ञान में मनोविकृतियाँ कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक बीमारियों का वर्गीकरण डीएसएम में किया गया है। डीएसएम का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मानसिक बीमारियों के ये वर्गीकरण अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 1952 से शुरू करके 2013 में 7वां वर्गीकरण DSM-5 के नाम से प्रस्तुत किया गया है। DSM में मानसिक बीमारियों का वर्गीकरण लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिसमें से हम चिंता संबंधी मनोविकृतियाँ, मनोदशा की विकृतियाँ और सीखने संबंधी मनोविकृतियों का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। उसमें भी इस वीडियो में चिंता संबंधी मनोविकृतियों के 3 भाग में से 2 भाग की ही बात हम कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं चिंता संबंधी मनोविकृतियाँ। ये सवाल 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, प्रसंगोपात चिंता का अनुभव करना जीवन की सामान्य घटना है। यानी कि चिंता करने जैसी परिस्थिति हो तो चिंता होती ही है और करनी भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। किसी कार्य को पूर्ण करने में मुश्किल आती है तो हमें चिंता होती है। अगर परीक्षा पास में हो, नज़दीक आ गई हो और पढ़ाई ठीक से न हुई हो तो हमें चिंता होती है। जीवन में बहुत बार बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की परिस्थिति में भी हमें चिंता का अनुभव होता है, किंतु ये सारी चिंताओं के जो अनुभव है ये सामान्य है, स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों में चिंता होना एक सामान्य मानसिक अनुभव है, किंतु जब चिंता करने जैसी परिस्थिति न हो तब भी हमें चिंता हो तो उसे असामान्य कहा जाता है, मनोविकृति कहा जाता है। और उसमें भी जब चिंता की मात्रा सामान्य स्तर से बढ़ जाती है तब वह विकृत बन जाती है। यानी कि एक मात्रा में चिंता होना ठीक है, किंतु चिंता इतनी बढ़ जाती है कि उससे हमारे दैनिक कार्यों पर निषेधक प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे कि हमारा व्यावसायिक कार्य हो, नौकरी धंधा हम कर रहे हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, या हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार, पत्नी, बच्चे, इन सारे कार्यों में इसका निषेधक प्रभाव शुरू हो जाता है। उसके अलावा भी स्कूल की प्रवृत्तियों में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें भी उसका निषेधक प्रभाव देखा जा सकता है। और अंतर्वैयक्तिक संबंधों में, यानी कि हमारे अलावा दूसरे लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, हमारे जो संबंध होते हैं, उस पर भी इस आत्यंतिक चिंता का निषेधक प्रभाव पड़ता है। चिंता संबंधी मनोविकृतियों में से मुख्य 3 मनोविकृतियों के बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम 2 प्रकार की चिंता को इस वीडियो में समझेंगे। सामान्यीकृत विकृत चिंता, दूसरा है विकृत भय, और तीसरा अनिवार्य विचार दबाव और अनिवार्य क्रिया दबाव। इस अंतिम तीसरे विभाग अनिवार्य विचार दबाव और अनिवार्य क्रिया दबाव को हम अगले वीडियो में समझेंगे। चिंता संबंधी मनोविकृतियों में सबसे पहले सामान्यीकृत विकृत चिंता, यानी कि जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। इस सामान्यीकृत विकृत चिंता को GAD के नाम से पहचाना जाता है। GAD जैसे मैंने अभी आगे कहा, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसे मुक्त तरीके से तैरने की चिंता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति बिना कारण ही चिंता करता रहता है और उसमें तैरता रहता है। व्यक्ति को खुद को चिंता के लिए जिम्मेदार कारणों का पता ही नहीं होता, वह तो अनजान ही होता है, फिर भी वह चिंता करता रहता है। अमेरिका में इसकी मात्रा 3.1% यानी 6.8 मिलियन युवकों में इस विकृति के लक्षण पाए जाते हैं, जबकि भारत में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। किंतु भारत में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये चिंता ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। 2013 में प्रकाशित DSM-5 में
सामान्यीकृत विकृत चिंता के लक्षण इस प्रकार दर्शाए गए हैं। सबसे पहला लक्षण है किसी भी विषय, घटना या प्रवृत्ति के बारे में आत्यंतिक चिंता का लगातार 6 महीने तक उपस्थित रहना। यानी कि किसी भी घटना, विषय या प्रवृत्ति के बारे में जो चिंता हो रही है वह लगातार 6 महीने से हो रही है। अगर ऐसा है तो ये जीएडी का लक्षण है। दूसरा लक्षण है चिंता पर काबू न होना। यानी कि व्यक्ति जो चिंता हो रही है उस पर काबू नहीं पा सकता, वह उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और निरंतर चिंता करता रहता है। और तीसरे लक्षण में यह है कि जो दिए गए अभी शारीरिक और बोधात्मक लक्षण है उनमें से किन्हीं 3 लक्षणों की उपस्थिति होना। और शारीरिक और बोधात्मक लक्षण इस प्रकार है: जल्दी से थक जाना, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना, शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव करना, आत्यंतिक संवेदनशील होना और स्नायविक खिंचाव का अनुभव होना और नींद में विक्षेप होना। इनमें से कोई भी 3 लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सामान्यीकृत विकृत चिंता से परेशान है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों में ऐसे शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं कि बहुत पसीना होता है, उल्टी जैसा लगता है, डायरिया हो जाता है या शरीर में कंपन होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बार बार सर्दी हो जाना या बेहोश हो जाना। ऐसे शारीरिक लक्षण भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मानसिक लक्षणों की अगर बात करें, एकाग्रता में कमी देखी जाती है, व्यक्ति अशांति का अनुभव करता है, विचारों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता और उसे मौत का डर लगा रहता है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शारीरिक एवं मानसिक लक्षण भी है जिसके द्वारा चिंता की जो मनोविकृति है उसको हम समझ सकते हैं। ये हुई सामान्यीकृत विकृत चिंता की बात। अब चिंता संबंधी विकृतियों का दूसरा प्रकार है विकृत भय, जिसे फोबिया कहते हैं। दोस्तों, भय या डर एक प्रकार का संवेग है और उसकी अनुभूति सार्वत्रिक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी बात से भयभीत होता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी वस्तु का भय होता ही है, जैसे कि मौत का डर, कुदरती होनारत का डर, निष्फलता का डर। और वास्तविक भयजनक परिस्थिति में भय की अनुभूति सामान्य है। अगर व्यक्ति भय का अनुभव न करे तो उसकी जान पर जोखिम हो सकता है। यानी कि भय का अनुभव होना कोई विकृति नहीं है, किंतु भय पैदा नहीं करने वाली परिस्थिति में भी आत्यंतिक कक्षा का भय विकृत भय कहलाता है। यानी कि भय लगने जैसी कोई परिस्थिति ही न हो तब भी व्यक्ति को भय लगता है, और इतना ज्यादा भय लगता है जिसे आत्यंतिक कह सकते हैं। तो आत्यंतिक कक्षा का भय लगना यह विकृति है जिसे फोबिया कहते हैं। इसमें सामान्य तौर पर भयजनक न हो ऐसे उद्दीपकों के प्रति भी स्थायी भय लगने लगता है और भय की अनुभूति की तीव्रता भी ज्यादा होती है। ऐसे अकारण होने वाले तीव्र भय को विकृत भय कहते हैं, फोबिया कहते हैं। इस विकृत भय के लिए कोई बुद्धिगम्य कारण भी देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि भयभीत होने का कोई निश्चित कारण व्यक्ति को पता नहीं होता, किंतु फिर भी वह भयभीत होता है। DSM-5 में विकृत भय से जुड़ी हुई विकृतियों में मुख्य 3 विकृतियों को दर्शाया गया है। वैसे तो इन सभी विकृतियों को चिंता की विकृति के वर्गीकरण में शामिल किया गया है, फिर भी इन तीनों प्रकार की विकृतियों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है विशिष्ट भय, दूसरा सामाजिक भय और तीसरा खुली जगह का भय। हम इन तीनों प्रकार के भय को क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले विशिष्ट भय यानी कि स्पेसिफिक फोबिया। किसी विशिष्ट उद्दीपक या
परिस्थिति के प्रति व्यक्ति के आत्यंतिक और अतार्किक भय के लक्षण दिखने से उसका निदान विशिष्ट भय के रूप में किया जाता है। यानी कि व्यक्ति का जो भय है वह किसी विशिष्ट उद्दीपक के प्रति होता है, जैसे कि किसी प्राणी के प्रति हो, जैसे कि छिपकली या कुत्ता, या कभी कभी किसी परिस्थिति के प्रति भी हो सकता है। मान लो ऊंची जगह का भय किसी को लगता है, या पानी का भय, या लिफ्ट या विमान में बैठने का भय। व्यक्ति का यह भय आत्यंतिक होता है और इसके पीछे कोई तार्किक कारण होता नहीं है, तब ऐसे भय को विशिष्ट भय कहा जाता है। सामान्य तौर पर इस विकृति की शुरुआत बाल्यावस्था से होती है। बाल्यावस्था में बालक को ऐसा कोई अनुभव हुआ होता है जो एक स्थायी भय के रूप में उसके मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है, और इसीलिए वह व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्दीपक या परिस्थिति से भय अनुभव करता है। अमेरिका में इसका प्रमाण 8.7% यानी कि 19 मिलियन व्यक्ति इस विकृति से पीड़ित है। DSM-5 में विशिष्ट भय को वर्गीकृत करने वाले लक्षण बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति भय, यानी कि व्यक्ति को सभी बातों का नहीं किंतु किसी विशिष्ट वस्तुओं का ही भय लगता है, जैसे कि ब्लड का या इंजेक्शन का, या विशिष्ट व्यक्ति का भय लगता है, पुलिस का या साधु का, या विशिष्ट परिस्थिति में भय लगता है, जैसे ऊंची जगह में जाने पर या अंधेरे में जाने पर लगने वाला भय। इस प्रकार व्यक्ति विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में भय का अनुभव करता है। दूसरा लक्षण है कि व्यक्ति वास्तविकता से अति ज्यादा आत्यंतिक और अतार्किक भय का अनुभव करता है, यानी कि भय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसकी कोई वजह भी पता नहीं होती है। तीसरा लक्षण यह है कि भय लगने वाली परिस्थिति का सामना करने से व्यक्ति में शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती है और उसमें चिंता संबंधी विकृति के जो मुख्य लक्षण हैं वह दिखाई देने लगते हैं। भयजनक परिस्थिति का सामना करते समय व्यक्ति में पीड़ाजन्य आघात के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति रोने लगता है या एकदम स्तब्ध हो जाता है या कांपने लगता है। पांचवा लक्षण यह है कि व्यक्ति भयजनक परिस्थिति को टालने का प्रयास करता है, यानी कि ऐसी कोई जगह या ऐसे किसी व्यक्ति के पास उसे जाना पड़े तो वह उसे टालने का प्रयास करता है, उससे दूर ही रहने का प्रयास करता है। छठा लक्षण यह है कि निर्णय लेने में और अंतरवैयक्तिक संबंधों को संभालने में व्यक्ति समस्या का अनुभव करता है, यानी कि व्यक्ति को जब निर्णय लेना होता है तो वह अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता और अंतरवैयक्तिक संबंधों में भी वह समस्या का अनुभव करता है। सातवां लक्षण यह है कि विशिष्ट भय के लक्षणों की उपस्थिति 6 महीने से ज्यादा होती है, यानी कि जब ऐसे लक्षण 6 महीने तक दिखाई देते हैं तो व्यक्ति को विशिष्ट भय की मनोविकृति है ऐसा कहा जा सकता है, यानी कि उसे स्पेसिफिक फोबिया है, यानी कि व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से भय का अनुभव करता है। DSM-5 में इस विशिष्ट भय के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है प्राणी संबंधी प्रकार, एनिमल टाइप, जिसमें व्यक्ति केंचुआ, छिपकली या कुत्ते जैसे प्राणियों से डरता है। दूसरा है प्राकृतिक वातावरण संबंधी प्रकार, नेचुरल एनवायरमेंटल टाइप, जिसमें व्यक्ति पानी या ऊंची जगह से डरता है या अंधेरे या आंधी तूफान से डरता है। तीसरा प्रकार है खून इंजेक्शन या चोट संबंधी प्रकार, यानी कि ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप, जिसमें व्यक्ति खून को देखकर या खून का अवलोकन करते वक्त या इंजेक्शन लेने संबंधी बातों से डरता है, या टीवी में या फिल्म में ऑपरेशन संबंधी दृश्य आता है तो व्यक्ति डर का अनुभव करता है। चौथा है परिस्थिति संबंधी प्रकार, यानी कि सिचुएशनल टाइप,
इसमें व्यक्ति विशिष्ट परिस्थिति में भय का अनुभव करता है, जैसे कि लिफ्ट में जाने से डरता है या एस्केलेटर का उपयोग करने में डर का अनुभव करता है, या कभी कभी व्यक्ति विमान में बैठने से डरता है। पांचवा प्रकार है अन्य प्रकार यानी कि अदर टाइप, जिसमें व्यक्ति को घबराहट या उल्टी होने का डर लगता है, या उसे लगता है कि मुझे कोई असाध्य बीमारी हो जाएगी। बच्चों में कभी कभी गुब्बारा फोड़ने का डर लगता है। ये 5 प्रकार के भय DSM-5 में बताए गए हैं, जो विशिष्ट भय के अंतर्गत आते हैं। विकृत भय का दूसरा प्रकार है सामाजिक भय यानी कि सोशल फोबिया। सामाजिक भय को सामाजिक चिंता की विकृति यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से भी जाना जाता है। 1960 के बाद सामाजिक भय को अन्य भय की विकृति से अलग करके समझाया गया है। वैसे तो ये सामाजिक भय एक सामान्य प्रकार की विकृति है। ये भय पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में सामाजिक भय की मात्रा ज्यादा होती है। ये सामाजिक भय मुख्य रूप से किशोरावस्था और युवावस्था के प्रारंभ में ज्यादा देखने को मिलता है। इस विकृति से पीड़ित 40% व्यक्तियों में चिंता संबंधी विकृतियां और विकृत उदासीनता यानी कि खिन्नता के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि सामाजिक भय की विकृति में चिंता संबंधी विकृति भी शामिल होती है। सामाजिक भय के कुछ लक्षणों को देख लेते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतरक्रिया करते समय अस्वस्थता का अनुभव करता है। अन्य व्यक्तियों द्वारा निषेधक मूल्यांकन का उसे भय लगा रहता है। यानी कि व्यक्ति जब दूसरे लोगों से मिलता है तो वह अस्वस्थता का अनुभव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे लोग उसे देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं और उसके बारे में निषेधक मूल्यांकन कर रहे हैं। यानी कि उसे लगता है कि उसकी खामियों को ही देखा जा रहा है और इसीलिए व्यक्ति अस्वस्थता का अनुभव करता है, डरता है। और इसीलिए अन्य व्यक्तियों की हाजिरी और उनके साथ अंतरक्रिया करते समय अनुभव होने वाली जो अस्वस्थता है, उसके कारण व्यक्ति में भय और चिंता पैदा होते हैं। इसके कारण व्यक्ति किसी भी सामाजिक प्रसंग में जाने से झिझकता है। उसे लगता है कि लोग उसकी खामियां देखते हैं, उसके बारे में ही बातें करते हैं और इसीलिए वह ज्यादा लोगों से मिलने से कतराता है। इसके कुछ शारीरिक लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि ज्यादा पसीना होना। सामाजिक भय के दौरान व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है, उसे सांस लेने में समस्या का अनुभव होता है, व्यक्ति कांपने लगता है, उसके दिल की धड़कन असाधारण तौर पर बढ़ जाती है। कभी कभी व्यक्ति को उल्टी होने जैसा भी लगता है। ये उसके शारीरिक लक्षण हैं। सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि दूसरे लोग उसका निषेधक मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी क्षति को ध्यान में ले रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार का गहराई से निरीक्षण कर रहा है। उसे लगता है कि वह मुझे तकलीफ देना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है और इसीलिए व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति में तनाव का अनुभव करता है। ऐसा भय व्यक्ति कब और कहाँ अनुभव करता है? खासकर बात करें तो जैसे सार्वजनिक स्थल पर कभी भाषण देना है तो व्यक्ति डर का अनुभव करता है। कभी कभी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते वक्त व्यक्ति भय का अनुभव करता है, या सार्वजनिक भोजन करना हो, ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति भय का अनुभव करता है। ये हुई भय के दूसरे प्रकार की बात। अब भय के तीसरे प्रकार को समझते हैं, जो है खुली जगह का भय, जिसे अंग्रेजी में एगोराफोबिया कहा जाता है। ग्रीक भाषा में एगोरा का अर्थ सार्वजनिक जगह होता है। व्यक्ति ऐसा मानता है कि भयजनक परिस्थिति आएगी तो दूसरे किसी व्यक्ति की मदद उसे नहीं मिलेगी। यानी कि वह ऐसा मानता है कि मैं परिस्थिति ऐसी आएगी कि जिसमें मैं फंस जाऊंगा
और कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। यह व्यक्ति ऐसा मानता है कि उस परिस्थिति में वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, दूसरी जगह पर जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति गलियां, सामाजिक मेल मिलाप, शॉपिंग सेंटर, थिएटर, खेलने के मैदान में अकेले जाना टालने लगता है। बहुत बार बहुत से लोगों को ऐसा देखा जा सकता है कि व्यक्ति अकेला ऐसी जगहों पर जाने से डरता है, किसी को साथ लेकर ही वह जाता है, जिसे खुली जगह का भय कहते हैं। इसीलिए व्यक्ति लाइन में खड़े रहने से भी डरता है, या कभी कभी सार्वजनिक परिवहन का यानी कि बस या ट्रेन का उपयोग करने में भी डरता है। अकेला बस या ट्रेन में नहीं जाता, या किसी पुल को पार करना हो तो अकेला वह नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अकेला होने में वह मुश्किल का अनुभव करता है। DSM-5 में 5 परिस्थितियां दर्शाई गई हैं। इनमें से 2 परिस्थिति के प्रति व्यक्ति भय या चिंता का अनुभव 6 महीने से ज्यादा समय तक करता हो तो व्यक्ति खुली जगह के भय से पीड़ित है, ऐसा कहा जा सकता है। आइए समझते हैं कौन सी 5 परिस्थितियां दर्शाई गई है। पहली परिस्थिति है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, यानी कि व्यक्ति बस, रेलवे या हवाई जहाज में बैठने से डरता है। दूसरी परिस्थिति है खुली जगह पर पहुंचना, यानी कि व्यक्ति पार्किंग में या बाजार में या किसी पुल पर से पसार होने में भय का अनुभव करता है। तीसरी परिस्थिति है बंद जगह पर जाने का भय। बंद जगह यानी कि दुकान, नाट्यगृह या सिनेमा गृह यानी कि थिएटर में जाने से व्यक्ति डरता है। इसके अलावा चौथी परिस्थिति है लाइन में खड़ा रहना या भीड़ में जाना। इन परिस्थितियों में व्यक्ति भय का अनुभव करता है। और 5वीं परिस्थिति है घर से बाहर अकेला जाना, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो घर से बाहर अकेले निकलते ही नहीं हैं, किसी न किसी व्यक्ति के साथ ही वे निकलते हैं, यानी कि घर से अकेले बाहर निकलने में भी वह डर का अनुभव करते हैं। खुली जगह के भय से पीड़ित जो लोग होते हैं वे ऐसी परिस्थितियों को टालने का प्रयास करते हैं या ऐसी परिस्थितियों में आत्यंतिक मनोभार का अनुभव करते हैं। यहाँ चिंता संबंधी मनोविकृतियों में से हमने 2 प्रकारों की बात की, सामान्यीकृत विकृत चिंता और विकृत भय की। चिंता संबंधी विकृतियों का तीसरा प्रकार है अनिवार्य विचार दबाव और अनिवार्य क्रिया दबाव, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।